हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोगों को एक नया एक्ट पढ़ना है। उस एक्ट का नाम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हिंदी में बात की जाए तो विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 ये एक्ट का नाम है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम है क्या, इसका मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये शुरू से ऐसे ही था, क्या इसमें कोई संशोधन किया गया है, अब तक में कितने संशोधन किए गए हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सेक्शन 1 से 4 तक में क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मतलब समझिए। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम का आखिर मतलब क्या है। विनिर्दिष्ट का मतलब क्या? विनिर्दिष्ट का मतलब कि जो स्पेसिफिक चीज जो बता दी गई है, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके मध्य हुआ है कि इस पेन को लेकर, ये ब्लू वाली पेन है, इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शर्तों में लिखा गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि हमें आप ये पेन बेचेंगे, तो स्पेसिफिक क्या, यही पेन आपको बेचना होगा, इसके अलावा कोई अन्य नहीं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेन है। अब ब्लू पेन बात की गई है तो आप रेड पेन नहीं बेच देंगे हमें, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो जो चीजें संविदा में बता दी गई हैं कि इन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वही चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं शर्तों का पालन करेंगे, उससे अन्यथा आप पालन वहां नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब जो शर्तें उस कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई हैं, उन्हीं शर्तों के तहत ही आपको उसका पालन करना होगा। ठीक है, इसी को कहा गया है स्पेसिफिक रिलीफ। आपको अनुतोष वही मिलेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। ठीक है, अब आप समझिए कि जो लॉ है, हमारी लॉ को 3 कैटेगरी में हम बांट के चलते हैं। जैसे आपके समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं, लॉ को हम 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, हम मान लेते हैं अधिकार। ठीक है, अधिकार। दूसरे नंबर पे क्या है, उपचार। तीसरे नंबर पे क्या है, प्रक्रिया। तो लॉ को हमने बांटा, कैटेगरी में बांटा, तो अधिकार, उपचार, प्रक्रिया, ये 3 चीजें हैं। लॉ में कहीं राइट बताया गया है, तो कहीं उपचार रिलीफ बताया गया है, तो कहीं प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये तीनों में से किस में जाता है? क्या वो अधिकार बताता है, क्या वो उपचार बताता है, क्या वो प्रक्रिया बताता है? वो क्या बताता है? जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारा, वो क्या बताता है? अधिकार है, उपचार है, प्रक्रिया है, क्या है? तो आंसर आपका होगा ये उपचार बताता है। ठीक है, जो रिलीफ एक्ट है हमारा वो क्या है, वो उपचार बताता है, रेमेडी बताता है आपका उपचार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, अब एक प्रश्न देखिए ये उत्पन्न होता है कि कोई भी जैसे संविदा भंग हुआ, हमारे आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और संविदा भंग हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हम कहाँ जाएं? हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएं या हम इस एक्ट के तरफ जाएं, मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जाएं? कहाँ जाएं, कैसे पता चलेगा? जैसे मैं बताऊं आपको, आप मान लीजिए यहां बताता हूं, संविदा भंग हुआ, संविदा भंग पे 2 तरह का उपचार आपको प्राप्त है। क्या क्या उपचार? एक, आपको क्षतिपूर्ति या हम कह लें प्रतिकर का। दूसरा उपचार क्या है, विनिर्दिष्ट अनुतोष का। ठीक है, विनिर्दिष्ट अनुतोष का। संविदा भंग पर 2 उपचार प्राप्त है, एक क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का, दूसरा विनिर्दिष्ट
अंश दोष का आपको उपचार प्राप्त है। संविदा भंग, देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा रोल आपका कॉन्ट्रैक्ट का इसमें है, ये मैं बता दूं आपको। तो संविदा भंग कहाँ है? जब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 39, तो यहां बताया गया है संविदा भंग। संविदा भंग होता क्या है? जब दो पक्षकार की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, और उसमें से कोई एक पक्षकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो जिसने पालन नहीं किया वो क्या करता है? उस संविदा को भंग करता है, वो उसी को कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 39 के अनुसार। तो अब चूंकि संविदा भंग हो गया, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इस पेन को लेकर हुआ, हमारे और आपके मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये पेन आप मुझसे लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया? मुझे पैसा दे दिया, आपकी तरफ से तो काम हो गया। ठीक है, आपने मुझे पैसा दे दिया, आपकी तरफ से काम हो। अब मेरी बारी कि मैं आपको दूं ये पेन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो यही है कि रेड पेन जो है या रेड मार्कर जो है वो आपको देना है। अब मैंने इसकी जगह आपको ये दे दिया ब्लैक मार्कर। मैंने कहा भाई रेड वाला तो नहीं है, ब्लैक वाला आप ले लीजिए। तो आप अब क्या कहेंगे? अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपके पास दो उपचार उपलब्ध हैं। पहला, या तो आप इसकी जगह आप क्षतिपूर्ति ले लीजिए या प्रतिकर ले लीजिए। समझिएगा ध्यान से, आपके पास दो संविदा भंग हो गया, किसके तरफ से? मेरे तरफ से। मैंने क्या किया? संविदा भंग कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि हमको रेड मार्कर ही आपको देना है, मगर रेड मार्कर मैंने ना दिया, आपको ब्लैक मार्कर मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो उस दशा में अब आपके पास दो उपचार उपलब्ध हैं। पहला, आप क्षतिपूर्ति या प्रतिकर ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? विनिर्दिष्ट अंतुष्ट का आपके पास उपचार प्राप्त है। अब समझिए, जब आप क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का उपचार लेते हैं तो आप कहां जाएंगे? जब आप क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का उपचार लेते हैं तब आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का उपचार आपको चाहिए, आप कहें कि ठीक है रेड पेन नहीं लेते, आप मुझे मुआवजा दे दीजिए, प्रतिकर दीजिए, पैसा दे दीजिए, ये सब दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आप कहां चले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको और कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको देखिए रेड पेन का हुआ था, रेड मार्कर का, अब आपको ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, आपको यही चाहिए, तो अब आप कहां जाएंगे? तब आप जाएंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत जाएंगे, एसआरए के तहत जाएंगे। यहां पर अब आप आएंगे और अब आकर आप उस निर्दिष्ट अनुपालन करवाएंगे। जो बातें हुई थी उनको फुलफिल करवाने की बात आप करेंगे। समझ रहे हैं कि रेड पेन की बात हुई थी, रेड मार्कर की बात हुई थी, आप मुझे रेड मार्कर ही दिलवाइए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात हुई थी तो आपको यही चीज दिलवाई जाएगी। ठीक है, यही पालन हमसे करवाया जाएगा। तो ये जब आप इसकी बात करते हैं तो आप कहां चले आते हैं? एसआरए में। जब आप क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की बात करते हैं तब आप कहां चले आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर? इतनी बातें। चलिए, ये बेसिक जानकारी थी जिसे हमने बता दिया आपको। अब हम आते हैं यहां पर कुछ। अब देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में एंटर करने से पहले आप कुछ इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है, क्या यह शुरू से था? क्या इससे पहले क्या कोई एक्ट नहीं था? तो आपको जानना चाहिए। ये प्री का आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफिक एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको मैं एसआरए बोलूंगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसका, जैसे हर किसी का घर पे नहीं निकनेम होता है, तो उसी तरह इसका भी एक निकनेम है। क्या है? एसआरए। तो एसआरए में देखिए, एसआरए 1963 से पहले भी एक्ट था। क्या है? कौन सा एक्ट था? समझिए। देखिए लिखा गया, इस अधिनियम के पूर्व एसआरए 1877 विद्यमान था, 1877 विद्यमान था। ध्यान रखिएगा, ये आपका प्री का क्वेश्चन होगा, पूछा जा सकता है
कि इस एक्ट के, देखिए हम ये पढ़ रहे हैं कि ये एक्ट आया कैसे है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि ये एक्ट कैसे आ रहा है। इससे पहले कौन सा एक्ट था? 1963 से पहले कौन सा एक्ट था इस अधिनियम के पूर्व? SRA 1877 विद्यमान था। पहली चीज, पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, प्री का। दूसरी चीज समझिएगा, जो ये SRA 1877 है, ये मूल रूप से न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 ड्राफ्ट की तर्ज पर तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो SRA 1877 जो था, पुराना वाला एक्ट था, उसको किसके तर्ज पर तैयार किया गया था, किसके ड्राफ्ट पर तैयार किया गया था? तो किसके था? न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 के ड्राफ्ट के द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं था, ठीक है, इसको तैयार करने में भारत का कोई रोल नहीं था, बल्कि किसका था? न्यूयॉर्क का था। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 1877 के बाद इसमें क्या हुआ? अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। कब कब हुए? 1877 के बाद 1877 का एक्ट था SRA, ध्यान रखिएगा, उसके बाद अमेंडमेंट हो रहा है 1882, 1891, 1899, 1829, 1940, 1951। ये क्या हुए? ये अमेंडमेंट हो गए। टोटल कितने अमेंडमेंट हुए ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अमेंडमेंट हुए हैं। 1877 वाले जो एक्ट है उसके में कितने अमेंडमेंट हुए? 6 टोटल 6 अमेंडमेंट हो गए, ठीक है। अब चूंकि इसमें इतनी ज्यादा अमेंडमेंट हो गए थे, काफी ज्यादा अमेंडमेंट हो गया था, इसलिए अब उसका लग रहा था कि वजूद ही खत्म हो गया। तो इस एक्ट को क्या किया गया कि निरस्त कर दिया गया। किस सन में किया गया? अब ध्यान रखिएगा, SRA 1877 जो एक्ट था हमारा, उसे 1963 में, ठीक है, निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। क्लियर है? बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है? फिर से एक बार समझ लीजिए। इससे पहले जो एक्ट था SRA 1877 था। SRA मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। SRA 1877 विद्यमान था। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर? 1877 के बाद 6 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट इतने ज्यादा किए गए कि इसका वजूद समाप्त होने लगा था, तो इस वजह से इसको निरस्त करना पड़ा। कब निरस्त किया गया? तो 1963 में इसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, जब उसे 1963 में निरस्त कर दिया गया, तो अब देखिए ये हमारा एक्ट जो SRA का है, ये अब पिक्चर में आता है। कैसे आ रहा है? ध्यान दीजिए। 1963 में भारत के विधि आयोग की 9वीं रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9वीं रिपोर्ट की सिफारिश के बाद भारत की संसद द्वारा SRA 1963 को पारित कर दिया गया। अब समझ में आया कैसे आया गया? 1963 SRA 1963 कैसे आ रहा है? तो इसको समाप्त किया गया, उसकी जगह क्या आया? 9वीं रिपोर्ट के द्वारा क्या लाया गया? SRA 1963 को पारित किया गया। ध्यान रहे 9वीं रिपोर्ट है, पूछा जाता है और पूछा गया है, ये याद रखना चाहिए आपको। दूसरी चीज, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, रही बात, हमने इसमें अमेंडमेंट पढ़ लिए, तो अब क्या ये जो नया हमारा SRA 1963 है, क्या इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है अमेंडमेंट। अब कब कब हुआ है? अब ये ध्यान देने वाली बात है। ये भी पूछा जा सकता है कि 1963 के बाद कितने अमेंडमेंट किए गए, ये ध्यान रहे। देखिए, SRA में 1963 के बाद 1964, 1974, 2018, 2019, ये 1 2 3 4 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं। 1963 का एक्ट है, उसके बाद 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेजर अमेंडमेंट कहा जाए तो ये कौन सा है? 2018 का है, ये इंपॉर्टेंट है। 2018 का जो अमेंडमेंट है ये मेजर अमेंडमेंट कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा अगर या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट पूछा जाए तो 2018 का है, ठीक है। इसने पूरा रूप ही बदल दिया
एसआरए का। अब देखिए 2019 में भी एक अमेंडमेंट हुआ हो, आपको पता होगा कहां हुआ है। अधिकतर हम बेयर एक्ट में पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य का लोप कर दिया गया, कब किया गया? 2019 में किया गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात कहां रहेगी? जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने पढ़ा। अब समझिए जो एसआरए हमारा है वो क्या है? ये सामयिक उपचार कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? सामयिक उपचार कहा गया है एसआरए को। ये प्री का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। दूसरी बात, एसआरए का जो आधार है वो आधार क्या है? वो आधार है समता का कानून, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विटी। तो आपसे पूछा जाए कि जो एसआरए है उसका आधार क्या है, तो समता का कानून है, लॉ ऑफ इक्विटी है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने ये पढ़ा कि एसआरए का क्या बैकग्राउंड है, कैसे एसआरए आया है, अस्तित्व में कैसे आया, इसको हमने जाना, और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसको भी हमने जाना। तो हमने 1877 से लेकर 2019 तक जितने अमेंडमेंट हुए उसको हमने देख लिए। अब हम आते हैं बेसिक जानकारी जो है आपकी, उस पे आते हैं, फिर उसके बाद हम सेक्शन पे आते हैं। चलिए आते हैं इस पे। अब देखिए टोटल कितने भाग हैं इसमें, तो टोटल 3 भाग हैं, याद रहे। चैप्टर आपसे पूछा जाए तो टोटल 8 चैप्टर हैं। सेक्शंस आपके 44 सेक्शंस हैं, जिसमें 43 और 44 पढ़ने योग्य नहीं है, वो निर्देशित हैं समझ लीजिए, मगर हाँ लिखा हुआ है तो हमने 44 लिखा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, 44 सेक्शन। अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अधिनियमित कब हुआ है या राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई की गई है? तो 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति मिली है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यह लागू कब हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं बता रहा हूं ऊपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी मत छोड़िएगा। प्री का क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, लागू कब हुआ है? तो 1 मार्च 1964 को लागू है, ध्यान रखिएगा। ये एक्ट कब का है? एसआरए हमारा 1963 का है, जबकि लागू हो रहा है 1 मार्च 1964, ये ध्यान रखिएगा। 63 का एक्ट है, 64 में लागू हो रहा है। क्रमांक संख्या क्या है? 47 है, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी चीजें हैं आपको याद करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे सेक्शन है आपका 44 है, आप 3 और बढ़ा लीजिए तो क्रमांक संख्या आपको मिल जाएगी, 47 मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसको पकड़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन पे अपने। देखिए भाग 1 हमने बताया टोटल कितने? 3 भाग हैं। तो आज हमारा पहला भाग कंप्लीट होगा। तो भाग 1 में टोटल कितने सेक्शन हैं? 1 से लेकर 4 तक, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक। ध्यान रखिएगा, चैप्टर नहीं, हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट नहीं, क्योंकि सेक्शन 1 से जो है वो चैप्टर नहीं शुरू होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जो सेक्शन 1 से चैप्टर नहीं शुरू होता बल्कि भाग शुरू होता है। तो भाग फर्स्ट में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाग 1 प्रारंभिक की बात करता है, सेक्शन 1 से 4 तक। सेक्शन 1 में क्या है? 2 चीजें आपको पढ़ना है। संक्षिप्त नाम क्या है? विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963, ये नाम है इसका है। विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है, आपका विस्तार बताया गया है। आप मुझे बताइएगा जो जम्मू कश्मीर है कब निकाल दिया गया, कब इसका लोप किया गया, पूरा सन मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कब उसको निकाला गया। चलिए ये हुआ सेक्शन 1। अब हम आते हैं परिभाषाएं, डिफिनीशन क्लॉज, जो कि किसी भी एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है। परिभाषा करना, परिभाषाओं में 5 आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 टोटल परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए पांचों हम लोग देखते हैं। पहला बाध्यता, ऑब्लिगेशन क्या होता है? कहा गया विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य, इसको हम क्या कहेंगे? बाध्यता है। देखिए समझिए क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा कर्तव्य है जिसे विधि द्वारा
प्रवर्तनी कर दिया गया है। मतलब कि आपको करना है वो कर्तव्य, अपनी जो ड्यूटी है उसको करना है, नहीं करेंगे तो विधि आपसे करवाएगी, क्योंकि लिखा गया है विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य, यहाँ विधि उस ड्यूटी को करवाएगी, आप नहीं करेंगे तो। ऐसा ही कुछ हमें मिलता है कहाँ, हम जब नीति निषेध तत्व पढ़ते हैं वहाँ भी ड्यूटी है हमारी, ठीक है, वहाँ भी कुछ जगह ड्यूटियाँ बताई गई हैं। मूल कर्तव्य पढ़ते हैं वहाँ भी ड्यूटी है हमारी, तो वहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रवर्तनी नहीं है लेकिन ड्यूटी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विधि द्वारा प्रवर्तनी भी है और ड्यूटी भी है। अर्थात ड्यूटी, आप अपना जो कर्तव्य बताया गया है उसका पालन नहीं कराएंगे तो विधि आपसे वो कर्तव्य करवाएगी, ठीक है, आपको उस कर्तव्य का पालन करना होगा। तो इसी को कहा जा रहा है बाध्यता। ये बाध्यता है आपके ऊपर, करना ही करना है आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है हमें, ध्यान दीजिएगा, जब हम पढ़ते हैं इसको सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा बाध्यता शब्द का मतलब, वहां भी बाध्यता आपको मिलेगा सेक्शन 37, 38, 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो ये हुई बात ए, बाध्यता के विषय में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है व्यवस्थापन, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट। ये क्या होता है, समझिए ध्यान से, ये एक लिखत होता है। जब आप एनआई पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वहां ये चीजें मिलेंगी आपको, लिखत मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, व्यवस्थापन। सेटलमेंट क्या होता है, एक लिखत होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अब क्या नहीं आता, इस लिखत होता है, इस लिखत में क्या नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन है यहां से, क्या नहीं शामिल है, तो दो चीजें शामिल नहीं है, विल और क्रोड पत्र, ये दो चीजें शामिल नहीं होती हैं लिखत में, ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त लिखत में जंगम या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी व्यय के बारे में बात करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापन या सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। अर्थात कि जंगम या स्थावर संपत्ति के व्यय से संबंधित कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लिखत के माध्यम से, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यवस्थापन कहलाएगा, सेटलमेंट कहलाएगा। और क्या नहीं शामिल है लिखत में, तो ध्यान रहे, विल या क्रोड पत्र शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। आगे चलते हैं, तो ए हुआ ऑब्लिगेशन, बी हुआ सेटलमेंट, सी न्यास, जिसको ट्रस्ट कहा जाता है। क्या है ये, कहा गया कि ट्रस्ट का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम के सेक्शन 3 में बताया गया है। आप सेक्शन 3 देखिएगा, वहां जो है ये बताया गया है, वही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। सेक्शन में आपको याद होना चाहिए कि यहां पर बताया गया है सेक्शन 3, ठीक है, इतना याद रखिए कि न्यास का अर्थ क्या है, कि न्यास अधिनियम की सेक्शन 3 में जो बताया गया है वही अर्थ लिया जाएगा, ये ध्यान रहे बस। न्यासी डी में बताया गया है, अर्थात ट्रस्टी, ये क्या होता है कि न्यास की संपत्ति को होल्ड करने वाला क्या कहलाता है, न्यासी कहलाता है। हर ऐसा व्यक्ति आता है जिस संपत्ति को न्यासता धारण किए हुए है, तो न्यास की जो संपत्ति है, जो व्यक्ति धारण कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यासी कहेंगे, ट्रस्टी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं डिफिनीशन में। ई में कहा गया, ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें कोई शब्द नहीं बताया गया, जैसे ये सब है ना, न्यास हो गया, न्यासी हो गया, व्यवस्थापन हो गया, ई में क्या है, कोई शब्द नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा। क्या है इसमें, ये समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है। कैसे शब्द, इस अधिनियम के जो भी शब्द है, कोई ऐसा शब्द है जो परिभाषित नहीं है, अर्थात सेक्शन 2 के अंतर्गत परिभाषा तो नहीं दिया गया है, लेकिन उस शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है, संविदा में किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है। तो संविदा में जो उस ऐसे शब्द को परिभाषित किया गया है, तो उसका वही अर्थ लिया जाएगा जो संविदा में परिभाषित किया गया है, ठीक है।
मतलब कोई शब्द है जो इस अधिनियम के अंतर्गत है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, और उस शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया, संविदा में किया गया, तो उस शब्द का मतलब वही लिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। इसका यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु संविदा अधिनियम में परिभाषित है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 व्यय वृत्तियां की बात करता है, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स। क्या है, इसके अंतर्गत दो चीजें हैं, ये याद रखिएगा। कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट पालन के साथ संविदा के अधीन प्राप्त अधिकारों को भी लागू करा सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्पेसिफिक रिलीफ का तो पालन करवा ही सकता है एसआरए के अंतर्गत, साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, संविदा के अधीन जो उसको प्राप्त अधिकार हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, उसको भी लागू करवा सकता है। अर्थात एसआरए का भी वो फायदा उठा सकता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो उसको राइट दिए गए हैं उसका भी फायदा वो उठा सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह अधिनियम, कौन अधिनियम, एसआरए अधिनियम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पर प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस अधिनियम का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पर। ठीक है, तो यही व्यय वृत्तियां हो गई, सेविंग्स हो गया। लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, समझिए कि एसआरए जो है ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू होता है। ठीक है, सिविल मैटर से संबंधित चीजों को लागू होता है, न कि दंड विधि के प्रवर्तन पर। मतलब कि जो एसआरए है ये सिविल मैटर का है क्षेत्र उसका, लेकिन वो दंड विधि कर लीजिए क्रिमिनल मैटर, तो क्रिमिनल मैटर में एसआरए लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका प्री का यहां से बनता है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि एसआरए जो है ये सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू होता है, न कि आपका क्रिमिनल मैटर के लिए, दांडिक मामलों में। ठीक है, दांडिक विधि के लिए प्रवर्तन पर लागू नहीं होता है एसआरए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का जो लेक्चर है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में हम लोगों ने सेक्शन 1 से 4 तक ये पूरा आपका कवर किया। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से है। और इसके बाद यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी हो, देखिए एक ये डेमो के रूप में था, अब आगे जो क्लासेस चलेंगी वो प्राइवेट चला करेंगी। ठीक है, तो अब आपको जो क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर बताए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई भी पेपर आपको पढ़ना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।